हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं। एक अच्छा रिश्ता, करियर में सफलता या बस मन की शांति। हम्म। पर क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है? बिल्कुल। एक अजीब सा एहसास है, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप जितना कसकर पकड़ते हैं, वो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। आज की चर्चा इसी गहरे और कह सकते हैं मानवीय विरोधाभास को समझने पर है। हमारे पास जो स्रोत है वो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और सदियों पुरानी दार्शनिक समझ को एक साथ लाते हैं, ताकि इस पहेली को सुलझा सकें। हाँ। हम लगाव यानी अटैचमेंट और जो सच्ची गहरी परवाह होती है उसके बीच के महीन फर्क को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आज का मिशन ये समझना है कि कैसे नतीजों से अपनी भावनात्मक सुरक्षा को अलग करके हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या खुद के साथ हमारा रिश्ता हो, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम, शायद हम सबके अनुभव से करते हैं, किसी के मैसेज का इंतजार करना। हम्म। वो बेचैनी, हर 2 मिनट में फोन उठाकर देखना, लास्ट सीन चेक करना, वो जो पेट में एक अजीब सी उलझन होती है। स्रोत बताते हैं कि ये लगाव है, पर ये वो प्यार या परवाह नहीं है जैसा हम इसे समझते हैं। ये कुछ और है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है। ये असल में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का एक बहुत गहरा डर है। अच्छा। हमारे दिमाग की ये बहुत पुरानी आदिम वायरिंग है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो हजारों सालों से अनिश्चितता को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता आया है। तो जब हमें काबू नहीं मिलता, हाँ, जब हमें किसी चीज के नतीजे पर काबू नहीं मिलता तो हमारा नर्वस सिस्टम उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करता है। इससे हमें नियंत्रण का एक भ्रम मिलता है, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कि अगर मैं सोचता रहूंगा तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ठीक वही। ये बात तो समझ आती है। और मजे की बात यह है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति इसे अक्सर बहुत रोमांटिक बना देती है। बहुत ज्यादा। फिल्मों में हीरो का कहना, मैं तुम्हारे बना जी नहीं सकता, या गानों में वो तड़प दिखाना, इसे गहरी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही लगाव हमारे अंदर एक कभी न खत्म होने वाला शोर पैदा करता है। लगातार सोचना, हर बात का विश्लेषण करना। उसने मैसेज में ओके क्यों लिखा, ओके क्यों नहीं? हाँ। या वो ऑनलाइन है पर जवाब क्यों नहीं दे रहा? उस पार्टी में उसने मुझसे ज्यादा उससे बात क्यों की? उस ओके के पीछे की कहानी पर तो पूरी नॉवल लिखी जा सकती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा लूप है जिसमें दिमाग फंस जाता है। और ये सारा शोर एक बुनियादी झूठ से आता है जो हम चुपचाप खुद को बताते हैं। वो क्या है? कि अगर ये रिश्ता या ये नौकरी या ये मौका मुझे नहीं मिला तो मैं ठीक नहीं रहूंगा, मैं अधूरा रह जाऊंगा। तो इसका मतलब जिस चीज को हम अपनी खुशी के लिए जरूरी मान लेते हैं, असल में हम अपनी ताकत उसी के हाथ में दे देते हैं। एकदम यही। स्रोत कहते हैं जिस भी बाहरी चीज की आपको पूर्ण या होल महसूस करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो चीज आप पर पूरी ताकत हासिल कर लेती है। जिस पल को ये महसूस करता है कि मैं इसके बिना ठीक नहीं रह सकता, उसी पल वो अपना अंदरूनी रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देता है। और फिर उनकी खुशी, उनका दुख, सब उस बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता है। लेकिन ये बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता। क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे हम समझ सके कि हमारी चाहत अब जरूरत में बदल रही है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब किसी चीज की चाहत एक जरूरत में बदल जाती है। चाहत और जरूरत? हाँ, चाहत में ताकत हमारे पास रहती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता चले, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसमें खुलापन है। लेकिन जरूरत में ताकत चली जाती है। मुझे इस रिश्ते की जरूरत है, इसके बिना मेरा क्या होगा? ये एक सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। लगाव का काम ही यही है, वो बहुत धीरे से हमारी चाहत को जरूरत में बदल देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, डर पैदा हो जाता है। खोने का डर। हाँ। ये सुनने में तो तर्कसंगत है, पर सच कहूं तो डिटैचमेंट या अनासक्ति शब्द सुनते ही मन में किसी साधु संत की तस्वीर आती है। हाँ, जो दुनिया और उसकी भावनाओं से मुंह मोड़ चुका है। बिल्कुल, थोड़ा ठंडा और बेपरवाह सा लगता है। क्या इस तरह जीने से हम रिश्तों की गर्माहट खो नहीं देंगे? ये अनासक्ति को लेकर सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि अनासक्ति का मतलब उदासीनता या परवाह छोड़ना नहीं है, ये पत्थर दिल बनना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है अपनी भावनात्मक सुरक्षा और आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ को बाहरी नतीजों से अलग कर लेना। ये पूरी तरह परवाह करते हुए भी कम जरूरत महसूस करना है।
नीडिंग लेस व्हाइल केयरिंग फुली। बिल्कुल। आप किसी इंसान से या अपने काम से उतना ही प्यार करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा, बस आपकी खुशी और आपका वजूद उसके होने या न होने पर टिका नहीं होता। तो एक तरह का समीकरण बनता है, अनासक्ति इक्वल्स इच्छा निर्भरता। मतलब डिटैचमेंट इक्वल्स डिजायर माइनस डिपेंडेंसी। इच्छा अपनी जगह है, बस उस पर जो हमारी निर्भरता है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं से नियंत्रण का विरोधाभास यानी द कंट्रोल पैराडॉक्स सामने आता है। वो क्या है? जब हम किसी चीज या इंसान को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी घबराहट, हमारी डेस्परेशन एक तरह का दबाव बनाती है जो अनजाने में ही उस इंसान या मौके को हमसे दूर धकेल देती है। सही बात है। इसके विपरीत एक शांत आत्मविश्वास और एक स्थिर भाव ज्यादा आकर्षक होता है। एक स्रोत में बंद मुट्ठी और शांत झील के रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। बंद मुट्ठी में ना तो कुछ आ सकता है, ना ही उसमें कुछ रह सकता है, और अशांत झील में आप अपना प्रतिबिंब भी साफ नहीं देख सकते। शांति और खुलापन ही चीजों को आकर्षित करते हैं। ये तो भगवत गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत जैसा लगता है, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता से खुद को मुक्त कर लो। बिल्कुल। और ये हजारों साल पुरानी समझ आज न्यूरो साइंस से भी पूरी तरह मेल खाती है। अच्छा। हाँ, जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का तर्क वाला हिस्सा बेहतर काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि डर और चिंता का केंद्र, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो शांत हो जाता है। तो ये सब आपस में जुड़ा है? हाँ, लगाव और डर एमिगडाला को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये फिलॉसफी और बायोलॉजी का एक बेहतरीन संगम है। गीता का ये सिद्धांत मन को शांत करने की बात करता है। क्या स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि इस मानसिक शांति का हमारे शरीर पर, हमारी बायोलॉजी पर भी कोई सीधा असर होता है? हाँ, ये बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं है, ये पूरी तरह से शारीरिक है। ओह। जब हम लगाव और चिंता की स्थिति में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। दिल की धड़कन तेज, मांसपेशियां तनाव में। बिल्कुल। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। हम हर छोटी सी बात पर रिएक्ट करने को तैयार रहते हैं। और जब हम डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट हो जाता है। शरीर शांत होता है, सांस गहरी और धीमी हो जाती है। हम रिएक्ट करने की जगह शांति से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता विकसित करते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये बेहतर सेहत की कुंजी है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। स्रोतों में दिमाग के एक गेटकीपर का भी जिक्र है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। ये क्या है? लेकिन हम सब पर ध्यान नहीं दे सकते, वरना पागल हो जाएंगे। हाँ, RAS एक गेटकीपर की तरह काम करता है और ये तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे चेतन मन तक पहुंचेगी। और मजे की बात यह है कि ये फिल्टर हमारी अपेक्षाओं और विश्वासों के आधार पर काम करता है। मतलब हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है। हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं लगातार नाकामी के बारे में सोचता रहूं तो मेरा दिमाग असल में कामयाबी के मौकों को अनदेखा करना शुरू कर देगा? ठीक यही मतलब है। ये वैसा ही है जैसे जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो अचानक आपको हर तरफ सड़क पर वही गाड़ी दिखने लगती है। हाँ, ये तो होता है। गाड़ी हमेशा से वहां थी, पर अब आपका RAS उसे आपके लिए हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह अगर हमारी गहरी अपेक्षा ये है कि रिश्ते हमेशा दुख देते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी छोटे छोटे सबूतों को हाईलाइट करेगा जो इस बात को सच साबित करते हैं, और उन पलों को अनदेखा कर देगा जहां प्यार और खुशी है। हाँ, हमारी अपेक्षा हमारी हकीकत बन जाती है। इसी से शायद पिग्मेलियन इफेक्ट और गोलम इफेक्ट जुड़े हैं। हाँ, ये उसी का सामाजिक रूप है। ठीक। पिग्मेलियन इफेक्ट में जब एक शिक्षक ये मान लेता है कि कुछ छात्र होनहार हैं तो वो अनजाने में ही उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन देता है, जिससे वे सच में बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। और गोलम इफेक्ट इसका उल्टा है। बिल्कुल। हमारी खामोश गहरी धारणाएं सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की हकीकत को भी आकार देती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन जब दिल का मामला हो तो ये डिटैचमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में ये कसकर पकड़ने की आदत, जिसे स्रोत ग्रिपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, आखिर दिखती कैसे है? सब ठीक है।
ये एक जासूस की तरह जीना है, जहां आप सबूत ढूंढ रहे होते कि आपको छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है पीपल प्लीजिंग, जहां हम अपनी ज़रूरतें, अपनी पसंद नापसंद सब भूलकर बस दूसरे इंसान को खुश करने की मशीन बन जाते हैं, इस डर से कि अगर मैंने ना कहा तो शायद वो मुझे पसंद करना बंद कर देंगे। तो उसका समाधान क्या है? उस बेचैनी के पल में हम क्या कर सकते हैं? समाधान बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। द पॉज। द पॉज? जब भी आप उस बेचैनी को महसूस करें, तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस एक पल के लिए रुके, अपनी सांस पर ध्यान दें, खुद को याद दिलाएं कि ये एक भावना है और ये गुजर जाएगी। कि ये डर मेरे पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म से आ रहा है, ये आज की हकीकत नहीं है। बिल्कुल। ये छोटा सा ठहराव आपको अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकालकर एक सचेत चुनाव करने का मौका देता है। और शायद इसी ठहराव से खुले हाथों से प्यार करने की हिम्मत मिलती है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। डर हमें मुट्ठी बंद करने पर मजबूर करता है, पर यह विचार कि जो आपके खुले हाथों में रहना चुनता है, वो मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से रहता है, ये बहुत मजबूत करने वाला एहसास है। बिल्कुल। और तब रिश्ते का समीकरण ही बदल जाता है। इंटीमेसी यानी सच्चा जुड़ाव तब पैदा होता है जब रिश्ते में पूरी मौजूदगी हो पर मालिकाना हक ना हो। इंटीमेसी इज इक्वल टू प्रेजेंस, पोजेशन। हाँ, जब आप किसी को ओन करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप उनके साथ असल में मौजूद हो पाते हैं। आप उन्हें वैसे ही देख पाते हैं जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। ये तो रिश्तों की बात हुई, पर करियर में ये कैसे काम करता है, जहां तो हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है? करियर में ये एक बहुत ही आम समस्या के रूप में सामने आता है, जिसे स्रोत आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं। आइडेंटिटी फ्यूजन। हाँ, ये वो स्थिति है जहां एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से इस कदर घुल मिल जाती है कि मन में ये आवाज आने लगती है, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मैं फेल हूं। अगर मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। ठीक यही, आपकी कीमत आपके काम के नतीजे से जुड़ जाती है। और इसका नतीजा होता है चिंता का टैक्स। मैंने पढ़ा कि हमारी 60% तक दिमागी ऊर्जा चिंता को संभालने में बर्बाद हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी कीमत है। बहुत बड़ी। सोचिए, अगर वो 60% ऊर्जा असल काम में लगे तो नतीजे कितने बेहतर हो सकते हैं। इसका समाधान है आइडेंटिटी सर्जरी। एक मानसिक सर्जरी। हाँ, जहां आप अपने आत्मसम्मान और अपने काम के नतीजे के बीच बंधी उस मजबूत गांठ को काटते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर इस काम का नतीजा ये तय नहीं करेगा कि मैं एक इंसान के तौर पर सफल हूं या असफल। इसके बाद तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता होगा। फोकस नतीजे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता होगा। हाँ, काम की गुणवत्ता पर। और तब सफलता एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है, मुख्य लक्ष्य नहीं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हैं, न कि इसलिए कि वो दुनिया के सामने आपकी कीमत साबित करेगा। और मजे की बात यह है कि जब आप इस मानसिकता से काम करते हैं तो अक्सर बेहतरीन नतीजे खुद ब खुद आते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि असली शक्ति और एक तरह का चुंबकीय आकर्षण किसी चीज के पीछे भागने में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से शांत और पूरा होने में है। जैसा कि स्रोतों में बार बार कहा गया है, आप उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसकी आपको डेस्परेट जरूरत नहीं रहती। ये कोई एक दिन में हासिल करने वाली मंजिल नहीं है, कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये हर पल हर दिन जागरूकता में लौटने का एक अभ्यास है। जब भी आप खुद को चिंता में या कस के पकड़ते हुए पाएं, तो धीरे से खुद को याद दिलाएं कि डर, नियंत्रण और जबरदस्ती छोड़कर जिंदगी के प्रवाह पर एक शांत भरोसा करना भी एक विकल्प है। ये भरोसा कि जो आपके लिए है वो आपको सही समय पे मिलेगा। हाँ। आज की ये बातचीत सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है जो मुझे स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगा। हमारी हकीकत हमारी जोर जोर की इच्छाओं के शोर से नहीं बनती, बल्कि हमारी गहरी खामोश अपेक्षाओं की फुसफुसाहट से बनती है। हम दुनिया से चुपचाप क्या उम्मीद कर रहे हैं, वही हमें मिलता है। तो सवाल यह है कि हम आने वाले कल से चुपचाप क्या अपेक्षा करें, एक संघर्ष या एक सहज प्रवाह।